स्टूडेंट्स, मैं हूं रईस राशिद। हेलियन अकाउंट्स अकेडमी में खुश आमदीद। आज हम बीकॉम पार्ट 1 और आईकॉम पार्ट 1 का जो चैप्टर है यानी जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, उस पर हम बात करेंगे। तो मैंने इस चैप्टर की समरी लिख दी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में टोटल हमारे 6 लेक्चर हैं। पहले लेक्चर में हमने जर्नल और उसका खाका यानी एक स्पेसिमेन पढ़ा था। दूसरी वीडियो में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था कि जर्नल कैसे बनाया जाता है। फिर हमने एक तीसरी वीडियो में लेजर और इट्स स्पेसिमेन यानी लेजर मीन क्लासिफिकेशन जो है वो किसी भी ट्रांजैक्शन की कैसे की जाती है और उसका खाका कैसे बनाया जाता है। तो आज बेटा हम प्रैक्टिकल सवाल करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ लेजर यानी लेजर का हमने परफॉर्मा वो कैसे बनाना है, मुख्तलिफ लेजर कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल सवाल है, ठीक है। वो कह रहे रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल एंड पोस्ट देम इनटू लेजर के 10,004 एक ट्रांजैक्शन है, कारोबार का लेन देन दिया गया है। इसको एक तो आपने जर्नल में अंदराज करना है और फिर इसके लेजर्स भी बनाने हैं। तो देखते हैं, पहले हम जर्नल छोटा सा बना लेते हैं। ये जर्नल बना हुआ है, फिर हम देखेंगे कि इसी जर्नल को देखकर हमने जो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हैं उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, यानी जर्नल को देखकर लेजर कैसे बनाने हैं। तो अब देखते हैं, वो कह रहा है कि जनवरी 1 2020 को जो लेन देन हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1000 के एक बिजनेसमैन ने 1000 रुपए से कारोबार शुरू किया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कारोबारी लेन देन हो, 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। या तो वो एसेट्स का लेन देन होता है, ठीक है, यानी इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, या वो एक्सपेंसेस का लेन देन होता है, या उसमें रेवेन्यू इन्वॉल्व होता है, उसका लेन देन होता है, या वाजिबात यानी कर्जे यानी इक्विटीज का लेन देन होता है, ठीक है। यानी एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और इक्विटीज का हमेशा लेन देन होता है किसी भी कारोबार में। और एसेट्स और एक्सपेंसेस में अगर इजाफा हो जाए तो हम डेबिट करते हैं, कमी हो जाए तो क्रेडिट करते हैं। जबकि रेवेन्यू और इक्विटीज में अगर इजाफा हो जाए तो क्रेडिट करते हैं और कमी हो जाए तो डेबिट करते हैं। ये कुछ रूल एंड डेबिट क्रेडिट हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसी के मुताबिक हमने एनालाइज करके जब रिकॉर्डिंग करनी है जर्नल में, तो देखना है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1000 1000 से कारोबार में पैसा यानी 1000 इन्वेस्ट करके कारोबार शुरू किया गया। तो इस लेन देन में क्या हो रहा है, एक तो कैश में इजाफा हो रहा है, कैश अब एसेट है, इजाफा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। जबकि कैपिटल ऐसी चीज जिससे कारोबार स्टार्ट हो, ठीक है, वो क्या चीज कहलाती है, सरमाया कहलाता है। तो कैपिटल में भी क्या हो रहा है, इजाफा। तो इस लेन देन में कैश में इजाफा हो रहा है जो कि एसेट है, उसे हम डेबिट करेंगे, और कैपिटल में भी इजाफा हो रहा है जो कि इक्विटी है और उसमें भी इजाफा हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो जब ये हम लेन देन दर्ज करेंगे, जर्नल बनाएंगे, तो देखें पहले हमने जब जर्नल बनाना है तो 5 कॉलमों पर मुश्तमिल ये फॉर्मेट बना लेना है। पहला कॉलम डेट का होगा, जिस तारीख को लेन देन हुआ। फिर पर्टिकुलर्स का होगा यानी तफसील का कि क्या चीज इन्वॉल्व हुई, क्या चीज डेबिट या क्रेडिट हुई। फिर हवाला नंबर यानी पोस्ट रेफरेंस का कॉलम बनाया गया, ये डेबिट का और ये क्रेडिट का। तो यहाँ पर जनवरी 1 को हम पहले डेट लिखेंगे, जनवरी 1 2020। अब कैश जो कि डेबिट है, इजाफा हो रहा है तो ये हम डेबिट कर देंगे, कैश डेबिट 1000 रुपए। और कैपिटल जो है वो इक्विटी है, इजाफा हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। और जो चीज क्रेडिट हो उसे जरा 1 इंच के आगे फासले पर लिखी जाती है, यानी कैपिटल को हम जरा आगे करके क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर जो है हम इस ट्रांजेक्शन को नरेट कर देंगे, यानी लेन देन का मुख्तसर बयान कर देंगे, क्या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये हमने एक एंट्री की है। अब दूसरी एंट्री में क्या हो रहा है कि पेड रेंट ऑफ शॉप, 5 जनवरी को हमने उस दुकान का जो है वो किराया अदा किया। तो इस लेन देन में क्या हो रहा है, हमारे खर्चे में इजाफा, यानी बिजनेसमैन में आपने एज अकाउंटेंट जब एनालाइज करना है तो खर्चे में इजाफा और कैश में कमी, यानी एक्सपेंसेस में इजाफा हो जाए तो हम क्या करते हैं, डेबिट। और कैश हमारा एसेट है, कमी हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इस एंट्री में रेंट में इजाफा और कैश में कमी, तो रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो जब ये लेन देन हम जर्नल में दर्ज करेंगे तो डेट के कॉलम में हमने डेट लिखी यानी जनवरी 5, फिर हमने रेंट को डेबिट कर दिया जो कि 300 रुपए है, और कैश को क्रेडिट कर दिया जो कि 300 रुपए है। और नीचे हमने नरेशन कर दी पेड रेंट ऑफ शॉप, और इस एंट्री को हमने दर्ज कर दिया, ठीक है जी।
ये हमने क्लोज कर दिया। अच्छा, इसके बाद तीसरा लेन देन क्या हो रहा है, 10 तारीख को वो कह रहा है परफॉर्म फॉलोइंग सर्विसेज। हमने 10 सर्विसेज प्रोवाइड की फॉर कैश 500 एंड ऑन क्रेडिट बेस 200। हमने सर्विस जो है कुछ उधार और कुछ नकद फराहम की, ठीक है। 500 नकद हमने पैसे ले लिए और 200 रुपए हमने बाद में पैसे लेने हैं उधार के सर्विस अंजाम दी। तो इस लेन देन में बेटा 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है। एक तो कैश आ रहा है हमारे पास, इजाफा हो रहा है 500 रुपए, वो हम डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैश हमारा एसेट है, इजाफा हो रहा है तो डेबिट। और हमने जो उधार पर सर्विस प्रोवाइड की है तो ज़ाहिर है इन फ्यूचर हमने वसूली करनी है। अकाउंट रिसीवेबल इसमें इन्वॉल्व है, अकाउंट रिसीवेबल भी हमारे एसेट होते हैं, तो उसमें भी इजाफा हो रहा है। कितनी रकम है, 200। तो एंट्री जो होगी, 2 चीजें डेबिट होंगी, एक तो कैश जो कि एसेट है, इजाफा हो रहा है डेबिट, और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल, ये भी एसेट है, इजाफा हो रहा है तो डेबिट। तो 2 चीजें डेबिट करेंगे। हाँ, आमदनी में भी इजाफा हो रहा है, यानी रेवेन्यू भी बढ़ रही है, चाहे उधार है या नकद है। वो कितनी है टोटल, 5 और 2 700। तो इस लेन देन में क्या हुआ, 3 चीजें इन्वॉल्व हुई, कैश एसेट, इजाफा हो रहा है डेबिट, ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल ये भी एसेट है, इजाफा हो रहा है डेबिट, और सर्विस फीस जो है वो आमदनी है, इजाफा हो रहा है तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो जब मैंने इस ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके जर्नल में इंदराज किया तो देखिए ये मैंने एंट्री की, कैश एसेट है, इजाफा हो रहा है डेबिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, इजाफा हो रहा है डेबिट कर दिया, और सर्विस फीस हमारी आमदनी है, इजाफा हो रहा है तो क्रेडिट कर दिया। डेट के कॉलम में मैंने डेट लिखी और यहां पर लिखा परफॉर्म फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट बेस, यानी सर्विस परफॉर्म फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट बेस। तो ये हमने तीसरी एंट्री भी कर दी। अब चौथी जो एंट्री है यानी लेन देन है, क्या हो रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। हमने अकाउंट रिसीवेबल से पैसे वसूल किए, जो हमने सर्विस प्रोवाइड की थी उधार पर, उससे हमने रिकवरी की। तो इस लेन देन में क्या हुआ, कैश एसेट है, इजाफा हो रहा है डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल जिनसे वसूली करनी थी वो भी एसेट है, लेकिन जब हम वसूली कर रहे हैं तो अकाउंट रिसीवेबल में कमी हो जाती है। तो इस लेन देन में कैश और अकाउंट रिसीवेबल 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। कैश एसेट है, इजाफा हो रहा है डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है लेकिन कमी हो रही है तो क्रेडिट। तो यहां पर जब हम इस एंट्री का अंदाज करेंगे तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 100 रुपए से, और नरेशन करेंगे रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। ये हमने चौथी एंट्री भी कर दी। ये तो बेटा हमने जर्नल को देखकर, ठीक है, ये यानी ट्रांजैक्शन को देखकर हमने जर्नल बनाया, ठीक है, ट्रांजैक्शन को देखकर हमने जर्नल बनाया। तो हमारा एक स्टेप तो मुकम्मल हो गया कि ट्रांजैक्शन को देखकर हमने जर्नल में इंदराज कर दिया। अब हम देखेंगे फर्दर, इसे आगे बढ़ाएंगे, क्या इंटरप्रेट करके क्लासिफाई करेंगे, इंटरप्रेट करके क्लासिफाई करेंगे, यानी हम फिर हर ट्रांजैक्शन जितनी भी इन्वॉल्व हैं, जो एक जैसी ट्रांजैक्शन हैं, एक जैसे नेचर हैं, उनको हम क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जिसका लेन देन हुआ। तो जब हम देखने लगेंगे तो उतने हमने क्लासिफिकेशन करने के लिए लेजर के परफॉर्मे बना लेने हैं। एक तो कैश है बेटा, ये देखो कैश के सामने पोस्ट डिफरेंस के कॉलम में मैंने जर्नल में निशान लगा दिया। ये कैश यहाँ पर भी इन्वॉल्व है जो कि क्रेडिट हो रहा है, फिर कैश डेबिट हो रहा है, यहाँ पर भी मैंने 1 का निशान लगा लिया, और फिर 15 तारीख को कैश दोबारा डेबिट हो रहा है, 1 का निशान लगा। एक तो कैश है जो कि इन्वॉल्व है इस लेन देन में, तो कैश के सामने मैंने 1 लिख लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है जिसको हम क्लासिफाई करेंगे, हाँ जी, कैपिटल। ये कैपिटल के सामने मैंने 2 लगा दिया। फिर कैपिटल का लेन देन नहीं हुआ, मजीद सरमायाकारी दोबारा नहीं हुई। अच्छा, तीसरा लेन देन क्या हुआ इसमें, रेंट, खर्चा, ठीक है, तो इसके सामने मैं 3 कर दूंगा। ये दोबारा हमने रेंट की अदायगी नहीं की। अच्छा, इसके बाद चौथा लेन देन किस चीज का है, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल के सामने मैं 4 का निशान लगा दूंगा, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल 2 दफा इन्वॉल्व है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इसके सामने भी 4 लिख दूंगा। अच्छा, इसके बाद 5वां लेन देन जो हुआ है जिसे हमने क्लासिफाई करना है वो कौन सा है, सर्विस फीस। तो सर्विस फीस, ये 5वां लेन देन, सर्विस फीस के सामने मैं 5 लिख दूंगा। मतलब ये कि टोटल जो 4 लेन देन थे
4 ट्रांजैक्शनों को हमने जो इंटर किया था उसमें 5 चीजें थी, या तो ये एसेट थी, या ये एक्सपेंसेस थे, या ये रेवेन्यू थी, या ये इक्विटीज थी। तो वो हमने निशान लगा दिया पोस्ट रेफरेंस के कॉलम में, फोलियो के कॉलम में, या रेफरेंस के कॉलम में। तो इस अमल को क्या कहते हैं? फोलियो। यानी जो हमने अकाउंट इन्वॉल्व किए उनकी जो हमने नंबरिंग दे दी, इस अमल को क्या कहते हैं? फोलियो। और ट्रांजेक्शन को देखकर जब हमने अंदराज किया तो इस अमल को क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। ठीक है, हमने यानी जर्नल में एंट्रियां की और फिर हमने उसके फॉलोइंग। तो यहां पर जितने 5 अकाउंट इन्वॉल्व है उनके हमने परफॉर्मे बना लेने हैं। ठीक है, अब ये भी मैं बता चुका हूं कि जब हम लेजर बनाते हैं 2 तरह से बनाते हैं, एक अकाउंट फॉर्म में, एक रनिंग बैलेंस फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट फॉर्म में ये लेजर यानी 5 तरह के बनाए हुए हैं। कौन कौन से? एक तो कैश का, यहाँ पर लिखूंगा मैं लेजर नंबर 1 यानी अकाउंट नंबर 1 जो कि यहाँ पर लिखा था। ठीक है, इसके बाद कैपिटल, यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर 2 लिखूंगा। फिर रेंट का ये अकाउंट नंबर 3 है बेटा, अकाउंट नंबर 3 ये जो यहां पर लिखा है। इसके बाद चौथे नंबर पे अकाउंट रिसीवेबल, ये अकाउंट नंबर 4 है बेटा। फिर 5वें नंबर पे सर्विस फीस, ये अकाउंट नंबर 6 है, अकाउंट नंबर 6। तो ये मैंने यहां पर अकाउंट नंबर 5, तो यहां पर मैंने ये 5 परफॉर्मेंस बना दिए: कैश, कैपिटल, रेंट, अकाउंट रिसीवेबल और सर्विस फीस। अब हमने इसमें क्लासिफाई कैसे करना है, यानी इंटरप्रेट करके क्लासिफाई कैसे करने हैं। ठीक है, इस अमल को पोस्टिंग का अमल भी कहते हैं। बहुत अहम मैं प्रोसेस करने लगा हूं, गौर कीजिएगा कैसे करना है। पहले तो 8 कॉलमों पर मुश्तमिल मैंने ये फॉर्मेट बनाया, से कैश का बनाया जब, तो पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। यही 4 कॉलम इस साइड पे भी बना दिए जो कि क्रेडिट साइड है, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। अब हम जब कैश को अलग करने लगेंगे, देखने लगेंगे कि कैश कितना आया और कितना गया और एंड में बैलेंस कितना बचा पड़ा है। तो देखें मैं कैसे कर रहा हूं। कैश डेबिट है तो इसकी डेबिट साइड पर 1000 रुपए लिखना। इस एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है तो कैश की डेबिट साइड पर 1000 लिखा। और यहां पर मैं क्या लिखूंगा? मुखालिफ अकाउंट, जिसे सपोर्टिंग अकाउंट भी कहते हैं, यानी वो अकाउंट जिस मद में कैश आया। किस सिलसिले में आया बेटा? कैपिटल के सिलसिले में। तो कैपिटल यहां पर मैं लिख दूंगा और डेट के कॉलम में डेट दर्ज कर दूंगा, जनवरी 1। ठीक है जी, ये कैश को मैंने डेबिट साइड पर लिख दिया क्योंकि कैश डेबिट था। किस सिलसिले में डेबिट हुआ? कैपिटल के सिलसिले में। अब हम मजीद देखते हैं कैश। फिर क्या हुआ? कैश अगली एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 300 रुपए, जो कि हमने रेंट की अदायगी की थी। अब कैश क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो कैश की क्रेडिट साइड पर मैं 300 पहले अमाउंट लिखूंगा और यहां पर अंदर पर्टिकुलर में वो अकाउंट लिखूंगा जो सपोर्टिंग अकाउंट है, यानी रेंट। और डेट के कॉलम में डेट जनवरी 5। देखिए कैश का मैंने अपना नाम नहीं लिखा, कैश की रकम तो लिखी लेकिन अंदर मैंने सपोर्टिंग अकाउंट लिखा। अच्छा ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कैश कहां पर इन्वॉल्व है। अगली एंट्री में कैश दोबारा डेबिट हो रहा है 500 रुपए, तो कैश की डेबिट साइड पर पहले मैं अमाउंट लिखूंगा 500। और किस सिलसिले में बेटा डेबिट हो रहा है? सर्विस फीस के सिलसिले में। तो सपोर्टिंग अकाउंट क्या लिखूंगा? सर्विस फीस। ये बेटा डेट है जनवरी 10। ठीक है जी, ये कैश को क्लासिफाई कर रहा हूं, यानी इंटरप्रेट करके क्या कर रहा हूं? क्लासिफाई कर रहा हूं। देख रहा हूं कि कहां कैश डेबिट हुआ किस सिलसिले में और कितनी कैश की रकम क्रेडिट हुई किस सिलसिले में। तो नेक्स्ट देखते हैं 15 तारीख को हमने अकाउंट रिसीवेबल से पैसे वसूल किए, कैश में इजाफा हुआ कितना? 100 रुपए। तो कैश क्योंकि डेबिट है तो डेबिट साइड पर 100 रुपए लिख दूंगा, अंदर वो अकाउंट लिखूंगा जिस सिलसिले में पैसा डेबिट हुआ, यानी अकाउंट रिसीवेबल। डेट निकाल में डेट 15। देखिए कैश का जो लेन देन हुआ, एक यहां पर हुआ, एक यहां पर, एक यहां पे और एक यहां पे। 4 दफा कैश आया या गया। ठीक है, तो कैपिटल के सिलसिले में 1000 रुपए आया, सर्विस फीस के सिलसिले में 500 रुपए आया, अकाउंट रिसीवेबल से वसूली हमने 100 रुपए की और जब कारोबार से पैसा गया तो रेंट के सिलसिले में 300 गया।
कितना आया 15 और 1 1600 आया और 300 चला गया, पेमेंट हो गई। तो बाकी देखते हैं कितना बचा। तो हम अब क्या करेंगे, इसकी क्लोजिंग करेंगे, इस लेजर को क्लोज कर देंगे, देखेंगे कि एंड में रिजल्ट क्या मिला। तो क्लोज करने का तरीका क्या है, पहले उस कॉलम का हमने टोटल किया जिस कॉलम में मालियत ज्यादा थी, नीचे मैंने डबल की लगा दी, कितना 15 और 1 1600, यही मैंने 1600 बिल्कुल सामने मैंने यहां पर लिख दिया अमाउंट के कॉलम में 1600। तो 1600 में से 300 चले गए तो बाकी कितना बचा 1300। ये है हमारा बैलेंस बकाया, क्या लिखूंगा बैलेंस। और कैरीड डाउन या कैरीड ओवर या कैरीड फॉरवर्ड, तो हमारा पैसा आया 1600 चला गया 300, तो बाकी कितना बचा 1300। किस तारीख को हम ये क्लोजिंग करते हैं, आमतौर पर पीरियड के एंड में, जो कि जनवरी का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर जनवरी की 31 को हम ये क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, इस अमल को क्या कहते हैं, बैलेंसिंग का अमल कहते हैं कि एंड में हमने जब कंक्लूजन निकाला तो देखते हैं कि कैश कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ और एंड में पैसा कितना बाकी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने कैश अकाउंट बना दिया, यानी कैश का लेजर बना दिया। ठीक है, तो अब हम कैपिटल में इंदराज करेंगे, यानी इंटरप्रेट करके क्लासिफाई करेंगे, यानी पोस्टिंग करेंगे। वो कैसे करेंगे, गौर कीजिएगा। अब मैं दोबारा देखूंगा कि कैपिटल इस जर्नल में कहां इन्वॉल्व हुआ है। पहली एंट्री में कैपिटल क्रेडिट हुआ है, कितना 1000 रुपए। तो ये बेटा कैपिटल की डेबिट साइड, ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो यहां पर भी हम पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर लिख लेंगे, फिर पोस्ट रेफरेंस हवाला नंबर और अमाउंट। क्या डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। तो यहां पर क्योंकि कैपिटल क्रेडिट है तो उसकी क्रेडिट साइड पर मैंने कितना लिखा 1000 रुपए, अंदर मुखालिफ अकाउंट लिखा जिसे सपोर्ट अकाउंट कहते हैं कैश, और डेट के कॉलम में डेट लिखा जनवरी 1। ठीक है, तो मैंने जर्नल को देखकर क्लासिफाई कर दिया कैपिटल को अलग, यानी कैपिटल का एक अलग खाता बना दिया। फिर दोबारा कैपिटल इन्वॉल्व नहीं, तो अब देखता हूं इसकी क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करनी है, पहले हम लकीर लगा लेंगे बिल्कुल आमने सामने, अमाउंट के कॉलम को क्लोज कर देंगे। पहले उस कॉलम का टोटल करेंगे जिस कॉलम में मालियत ज्यादा हो, यानी 1000। यही रकम हम इधर इस साइड पे भी लिख लेंगे 1000, और ऊपर क्या थी, 0 थी यानी नील था, तो बकाया बैलेंस कितना बचा 1000। तो ये हमारे कैपिटल का बैलेंस आ गया कैरीड ओवर या कैरीड डाउन। ठीक है, ये कब, जनवरी 31। दो चीजों को अलग अलग करनी है, तो कैश को और दूसरा कैपिटल को। अब हम तीसरा अकाउंट बनाएंगे, दोबारा उसी तरह 8 कॉलमों पर मुश्तमिल परफॉर्मा, 4 कॉलम एक साइड पे, 4 कॉलम दूसरी साइड पे। कैसे, पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। इसी तरह बेटा पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। अब हम रेंट को देखेंगे कि रेंट कितनी मर्तबा डेबिट या क्रेडिट हुआ ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग फाइनेंशियल पीरियड, जो कि 1 महीने का है। तो रेंट डेबिट हुआ 300, तो रेंट की डेबिट साइड पर मैं अमाउंट लिख देता हूं 300, और अंदर सपोर्टिंग अकाउंट लिखूंगा जो कि कैश है, और डेट के कॉलम में डेट जनवरी। तो दोबारा रेंट इन्वॉल्व नहीं है, पूरे महीने भर में रेंट सिर्फ एक दफा दिया गया है, डेबिट किया है 300 रुपए, दोबारा रेंट कर लेते हैं, नहीं हुआ। बस अब हम इसकी क्लोजिंग कर देंगे उसी तरह जिस तरह हमने पहले की थी। पहले उस कॉलम का टोटल करेंगे जिस कॉलम में मालियत ज्यादा हो। कितनी रकम है बेटा 300, यही 300 मैं इस साइड पे लिखूंगा, और जो फर्क होगा 300 वो हमारा बैलेंस आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं, बैलेंस कैरीड डाउन या कैरीड ओवर या कैरीड फॉरवर्ड का। तो जनवरी 31 को बेटा ये हम क्लोजिंग करेंगे। तो कितने अकाउंट बना लिए, 3। कैश को भी अलग कर दिया, कैपिटल को भी अलग कर दिया और रेंट को भी अलग कर दिया। अच्छा, इसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है जिसका लेन देन हुआ, अकाउंट रिसीवेबल। कितनी दफा हुआ, एक दफा डेबिट हुआ, एक दफा एंट्री में आगे क्रेडिट हुआ। तो अब हम जब अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे, दोबारा हम ये परफॉर्मा 8 कॉलमों को मुश्तमिल बना लेंगे। पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर पोस्ट रेफरेंस और आखिरी कॉलम अमाउंट।
यही चीजें हमने क्रेडिट साइड पे भी लिख लेनी है। पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर्स यानी तफसील, फिर पोस्ट डिफरेंस और अमाउंट। अब मैं अंदाज करने लगा हूं, ये इसकी डेबिट साइड बेटा अकाउंट सिंबल की, ये इसकी क्रेडिट साइड। तो अकाउंट सिंबल डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे मैंने 200 रुपए लिख लिए और सपोर्टिंग अकाउंट क्या लिखा, मुखालिफ अकाउंट सर्विस फीस। यहां पर जिसका हम लेजर बना रहे हैं उसका अपना नाम अंदर दर्ज नहीं करना, सिर्फ अमाउंट तो दर्ज करनी है लेकिन उसका नाम अपना दर्ज नहीं करना। यहां पर सपोर्टिंग अकाउंट दर्ज करेंगे, क्या, सर्विस फीस। और किस तारीख को बेटा, 10 तारीख को जनवरी। फिर देखें दोबारा अकाउंट सिंबल क्या हो रहा है, अगली एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो उसकी क्रेडिट साइड पर कितनी रकम है बेटा, 100 रुपए। ये मैं लिख दूंगा 100। तो बाकी कितना बचा, ये सपोर्टिंग अकाउंट क्या है, कैश, और डेट के कॉलम में डेट जनवरी 15। अभी अकाउंट सिंबल डेबिट हुए 200 और फिर क्रेडिट हो गए 100, तो बाकी कितने बचे, 200 में से 100 खत्म हो गए तो बाकी 100 बचे। यानी टोटल वसूलियां करनी थी 200 लेकिन 100 रुपए वसूली कर ली, तो बाकी कितनी काबिल वसूल है, 100 रुपया। तो यहां पर भी हम जब बैलेंस निकालेंगे पहले उस कॉलम का टोटल करेंगे जिस कॉलम में अमाउंट ज्यादा हो। जब भी आपने टोटल करना है ये याद रखिएगा, उस कॉलम का पहले टोटल करना है जिस कॉलम में अमाउंट ज्यादा हो। तो ये 200 ज्यादा है तो 200 की रकम पहले हम लिख लेंगे, यही रकम 200 सेम एज इट इज इधर लिखेंगे। 100 में से ये 200 में से 100 माइनस करें तो बाकी रकम 100, ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा जो कि जनवरी 31 को है। इसके बाद जनाब एक और अकाउंट, ठीक है, वो है 5वें नंबर पे सर्विस फीस का। तो सर्विस फीस सिर्फ एक दफा क्रेडिट हो रही है, आमदनी में सिर्फ एक दफा इजाफा हो रहा है। 15-10 तारीख को जो हमने सर्विस प्रोवाइड की थी फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट बेस, सिर्फ एक दफा 700 रुपए, ठीक है। तो जब हम सर्विस फीस का लेजर बनाने लगेंगे या अकाउंट बनाने लगेंगे तो उसी तरह 8 कॉलम पहले बना लेंगे। पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, पोस्ट डिफरेंस और अमाउंट। यही कॉलम इस साइड पे भी बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट डिफरेंस और अमाउंट। ये इसकी डेबिट साइड और ये इसकी क्रेडिट साइड। अब सर्विस फीस हो रही है क्रेडिट, ये ऐसी एंट्री है जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश भी है, अकाउंट सिंबल भी है, सर्विस फीस भी है। तो ऐसी एंट्री जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, कंपाउंड एंट्री। तो ऐसी एंट्रियों का इंदराज बड़ा एहतियात से किया जाता है जब भी क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है, बड़ी एहतियात की जाती है। सर्विस फीस क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड पर हमें 700 लिखना चाहिए, लेकिन हम अंदर उसी अकाउंट का नाम लिखेंगे जो सपोर्टिंग है। अब यहां पर इसके सपोर्टिंग अकाउंट 2 हैं, एक कैश है, दूसरा अकाउंट रिसीवेबल। टोटल 700 की रकम जो हमने लिखनी है, हमने कैश और अकाउंट रिसीवेबल की डिटेल बतानी है कि कैश और अकाउंट रिसीवेबल की मद में सर्विस फीस आई है, कुछ नकद आई है यानी 500, कुछ हमने काबिल वसूल है जो कि 200 है। तो 700 जब हम इस साइड पे लिखेंगे, पहले कैश लिखेंगे जो कि 500 थी और फिर अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमारा 200 है, ठीक है। तो यहां पर इसके सर्विस फीस के सपोर्टिंग अकाउंट 2 हैं, कैश भी है, अकाउंट सिंबल भी है। सपोर्टिंग अकाउंट से मुराद उसका मुखालिफ अकाउंट जो कि कैश भी है और अकाउंट सिंबल भी है। तो टोटल हमें 700 की रकम पूरी बनानी है। अब 700 की रकम कैसे बनाएंगे, सपोर्टिंग अकाउंट क्योंकि 2 हैं, कैश भी है, अकाउंट सिंबल है, तो सर्विस फीस क्योंकि क्रेडिट हो रही है तो उसकी क्रेडिट साइड पर इंतजार करेंगे और मुखालिफ अकाउंट क्या लिखेंगे, कैश जो कि 500 और अकाउंट सिंबल जो कि 200। इसके बाद दोबारा सर्विस फीस का लेन देन नहीं हुआ, बस इसे क्लोज कर दें। पहले उस कॉलम का हम टोटल करेंगे जिस कॉलम में मालियत ज्यादा है, ये 5 और 2 700, यही रकम हमने बेटा यहां पर लिख ली और ऊपर का फर्क कितना 700, तो फर्क के सामने लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। कब, जनवरी 31। तो ये हमने क्लासिफाई किया, पहले ट्रांजेक्शन को देखकर जनरलाइज किया, फिर इंटरप्रेट करके क्या किया, क्लासिफाई किया। तो रिकॉर्डिंग पहले हमने की, इसे जनरलाइजिंग का अमल भी कहते हैं, यानी ट्रांजेक्शन को देखकर जनरल में कैसे इंदराज किया, फिर जनरल को देखकर छानबीन करके दर्जाबंदी कैसे की, यानी लेजर कैसे बनाए, इस अमल को क्या कहते हैं, पोस्टिंग का अमल कहते हैं। तो वो किसमें की जाती है, लेजर में। तो लेजर क्या होता है, क्या ये एक अकाउंट होता है, यानी समराइज रिकॉर्ड होता है ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंट या जर्नल की आखिर
लेजर किसे कहते हैं? लेजर इज ए बुक कंटेनिंग द क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन या ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एन अकाउंट। अकाउंट किसे कहते हैं? किसी भी कारोबार लेन देन का जो समराइज रिकॉर्ड होता है। तो लेन देन हो रहे हैं, टोटल ट्रांजैक्शन 4 थी, उसमें 5 लेन देन इन्वॉल्व हुए हैं। कैश है, कैपिटल है, रेंट है, अकाउंटेबल है और सर्विस फीस है। इनको हमने अलग अलग कर दिया। कैश का कंक्लूजन निकाल दिया कि कारोबार में एंड में 1300 बचा हुआ है। सरमाया का हमने देखा कि टोटल सरमाया कारोबार में 1000 था। रेंट ठीक है वो 300 का हुआ। अकाउंटेबल एंड में हमारे 100 रुपए के बचे हुए हैं और सर्विस फीस टोटल हमने वसूल की 700। तो यहां पर ये याद रखिएगा कि इनका जब कोई भी बंदा आपसे बैलेंस पूछे कि कैश का बैलेंस क्या है, तो बैलेंस देखना है बकाया रकम यानी 1300। टोटल की बात नहीं करनी, टोटल तो 1600 था, आपने बात करनी है कि 1300। अब वो कोई ये भी पूछता है कि आया ये डेबिट है या क्रेडिट, तो है तो ये क्रेडिट साइड, अंदर ये सारी चीजें क्या हो रही है? डेबिट। ठीक है, अगर कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बैलेंस निकले तो वो क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि अंदर क्या हम लिखते हैं? वो अकाउंट जो कि डेबिट है। तो और एक और बात जो ध्यान में रखनी है, हमेशा एसेट और एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट निकलेंगे, रेवेन्यू और इक्विटीज के बैलेंस क्रेडिट निकलेंगे। अब कैश का एसेट है, इसका बैलेंस डेबिट, कैपिटल हमारी इक्विटी है, इसका बैलेंस क्रेडिट है तो डेबिट साइड पे, लेकिन अंदर वो हम अकाउंट लिखते हैं जो क्रेडिट हो रहे हैं, जो इसके सपोर्टिंग हो। तो डेबिट साइड पर जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट होगा और क्रेडिट साइड पर जो बैलेंस आए वो डेबिट होगा। और रेंट हमारा खर्चा है, इसका बैलेंस डेबिट जो कि 300। अकाउंटेबल हमारे एसेट है, इसका बैलेंस डेबिट जो कि 100 रुपया और सर्विस फीस जो कि हमारी रेवेन्यू है, इसका बैलेंस क्रेडिट होगा जो कि 700। तो ये जनाब आज हमने जर्नल को देखकर, ये ट्रांजेक्शन को देखकर जर्नलाइज किया। फिर हमने तफसीली जो बात की वो लेजरों पे की कि हमने जर्नल को देखकर लेजर कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी हमने लेजर का कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्रायल बैलेंस पे बात होगी कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और उसका खाका कैसे बनाया जाता है। थैंक यू।